अच्छा मेरा बेटा, वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने करना क्या है आज की क्लास के अंदर हमारा जो मेजर ऑब्जेक्टिव या मेजर टारगेट है वो ये है कि हमें अपने प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करना है या हमें अपने प्रोजेक्टाइल को समझना है। बिल्कुल बेसिक से मैं बताता चलूंगा कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो अगर किसी की थ्योरी फॉर इंस्टेंस फॉर रिवाइज नहीं भी है तो कोई टेंशन नहीं है, अभी सर समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरा बेटा, ये मेरा बच्चा, जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल बेसिकली क्या करता है? प्रोजेक्टाइल हमारे पास मोशन इन टू डायमेंशन परफॉर्म कर। ठीक है, मतलब हम ये कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल बेसिकली हमारे पास क्या है? प्रोजेक्टाइल कोई ऑब्जेक्ट है जो बेसिकली क्या कर रहा है, हमारे पास मोशन इन टू डायमेंशन परफॉर्म कर रहा है। मोशन इन टू डायमेंशन का मतलब क्या है कि ये कुछ ऐसे मूव कर रहा है कि ये एक्स और वाई दोनों ही एक्सिस पे एक साथ मूव करता हुआ जा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो हम लोग करते क्या है मेरा बेटा? हाँ, अब ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर। ठीक है, समझते हैं। सपोज करो यहां से मैं अपने प्रोजेक्टाइल को इनिशिएट करता हूँ, फायर करता हूँ। प्रोजेक्टाइल इस तरीके से जाएगा, हवा में उड़ता उड़ाता 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 और यहाँ कहीं पे आके क्या करेगा? स्ट्राइक कर जाएगा वापस जमीन को। अब आपको यहाँ पे सारी की सारी कहानी अच्छे से समझ में आनी चाहिए, कौन सा क्या पॉइंट मेरा बेटा। ये जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को हम कहते हैं लॉन्च पॉइंट। ये जो पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं मेरा बेटा टारगेट पॉइंट। ठीक है, लॉन्च पॉइंट और टारगेट पॉइंट के दरमियान का जो फासला होता है ना, इसको हम कहा करते हैं रेंज, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, रेंज से मुराद होती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। बेटे अच्छे से समझते जाना वरना आगे के न्यूमेरिकल्स हल नहीं होंगे, ये बात तय है। ठीक है, ये होती है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। रेंज से मुराद होती है एक्स एक्सिस के ऊपर जो फासला कवर किया। अब एक्सिस तो समझते हो ना, मेरे पास एक एक्सिस ये होता है एक्स और एक एक्सिस ये होता है वाई। अल्टीमेटली रेंज कहलाती है आपने कितना फासला एक्स एक्सिस के ऊपर कवर किया, ये मेरे पास रेंज हुआ करती है। ठीक है, जब आप प्रोजेक्टाइल को फायर करते हो तो मेरा बेटा प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है। याद रखना, प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी को हम पूरे चैप्टर में v नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे इसका कुछ थीटा एंगल होता है मेरा बेटा, इसको हम कहा करते हैं लॉन्च एंगल। क्या कहते हैं इसको? हम लॉन्च एंगल कहते हैं। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है? ये जो मैंने रेड से शो करा है मेरा बच्चा, ये जो रेड वाली चीज होती है इसको हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या कहते हैं इसको? हम ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। और ये हमारे पास कैसी होती है? पैराबोलिक इन नेचर हुआ करती है। उम्मीद करता हूं यहां तक सब चीजें पुरानी रिवाइज हो गई होंगी। ठीक है, ये मेरे पास लॉन्च पॉइंट था जहां से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया, फेंका गया। ये टारगेट पॉइंट था जहां पे आगे प्रोजेक्टाइल ने वापस स्ट्राइक किया। एक्स एक्सिस पे जितना फासला कवर करा उसे आपने रेंज का नाम दे दिया। अच्छा, अगर आपको नजर आ रहा है जो पूरी की पूरी ट्रेजेक्ट्री है, इसके अंदर प्रोजेक्टाइल यहां पे आया, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया, फिर यहां आया, ऐसे होते होते प्रोजेक्टाइल जा रहा है, ऐसे आ रहा है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं ये बेसिकली वो पॉइंट है जहां पे प्रोजेक्टाइल ने जमीन से मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है, या बोलो मैक्सिमम हाइट कवर करी है। बोलो हाँ या ना? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम भाई। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, मैक्सिमम हाइट कवर करी है। क्लियर हो गया बेटे? ये मैं बिल्कुल बिल्कुल जो प्रोजेक्टाइल की जबान है ना, या जो प्रोजेक्टाइल की टर्मिनोलॉजीज है उसी के बारे में बात करें। हम जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं या जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना, अगर आपको उसकी टर्मिनोलॉजी समझ में आती है ना, तो आपका आधी जिंदगी आसान है, आपको न्यूमेरिकल समझ में आ जाए। रेंज क्या है? जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है। एच से क्या शो कर रहे हैं? जो मैक्सिमम हाइट कवर कर रहा है आपका प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द ट्रेजेक्ट्री, अपने पूरे रास्ते के। ठीक है मेरा बेटा? अच्छा, अब लॉन्च पॉइंट हो गया, टारगेट पॉइंट हो गया, ये कहलाता है मेरा बेटा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। क्या कहलाता है ये? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। क्लियर है मेरा बच्चा? अच्छा, अब जब आपने प्रोजेक्टाइल को फायर किया वी नॉट वेलोसिटी से, तो एक इसका यहां पे मैं एक्स कंपोनेंट बना सकता हूं, इसको मैं कहूंगा वी नॉट एक्स। एक यहां पे मेरा वाई कंपोनेंट बन सकता है, इसको मैं कहूंगा वी नॉट वाई। क्लियर है? तो अगर मैं वी नॉट एक्स की बात करूं, वी नॉट एक्स विल बी इक्वल टू वी नॉट कॉस ऑफ थीटा, बेसिक वेक्टर्स। अगर मैं वी नॉट वाई की बात करूं तो वी नॉट वाई विल बी इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। ठीक है मेरा बच्चा, ये हो गया हमारे पास। अच्छा जनाबे वाला, अब ये जो आपके पास रेंज है मेरा बेटा, हमारे पास इस रेंज का फॉर्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन टू थीटा। वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन टू थीटा। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन हमारे कोर्स का पार्ट है ना, न्यूमेरिकल में कहीं आएगा, इसलिए मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा। सिमिलरली हाइट का फॉर्मूला वी नॉट स्क्वायर अपॉन टू जी इंटू साइन स्क्वायर,
ये आए कहां से? वो जो आपने मोशन इन वन डायमेंशन में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है ना, तो ये अल्टीमेटली मेरा बेटा उसी के अंदर से आया। ठीक हो गया। चलो, सिमिलरली हमारे पास जो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का मतलब ये है यहां से ये इधर तक आने का टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ये जो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट है दैट इज v नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। ठीक है, इसको हम t हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अगर मैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बोलूं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है पूरे उसका टाइम। पूरे किसका टाइम? मतलब आपने पूरे लॉन्च पॉइंट से दोबारा कहां आ रहे हो? टारगेट पॉइंट पे आ रहे हो। मतलब ऐसे पूरा, यूं पूरा, ये पूरा का पूरा का पूरा का पूरा उड़ते हुए चले गए और यहां पे आ गए, ये आपके पास हो। ठीक है मेरा बेटा, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास है 2v0 साइन थीटा अपॉन जी। अगर आप गौर से देखो तो ये जो आपने हाफ का टाइम लिया था ना, ये इसी का ट्वाइस है। क्यों भाई? क्योंकि यहां तक का आधा टाइम होगा, तो जितना वो होगा उसी को आप ट्वाइस कर दोगे तो पूरे का टाइम आ जाएगा। तो मेरा बेटा ये हमारे पास कुछ बेसिक से फॉर्मूले थे जो यकीनन आप लोगों ने थ्योरी को पढ़ते हुए पढ़े होंगे। ठीक है, इसी की बेसिस के ऊपर हम चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं। बस जल्दी से अपने पास इनको रिवाइज कर लेना। अच्छा, ये जो हमने प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स के अंदर भी और प्रोजेक्टाइल के अंदर आपके पास दो टाइप्स है। एक मेरा बेटा हमारे पास कहलाता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन, या इसको हम कहते हैं प्योर प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्शन या प्योर प्रोजेक्टाइल क्या होता है? ऑब्लिक प्रोजेक्शन या प्योर प्रोजेक्टाइल जिसके अंदर आपका लॉन्च पॉइंट और टारगेट पॉइंट एक ही एलिवेशन पर होते हैं। यानी कि मैं अगर ग्राउंड में खड़ा हूं और मैं फुटबॉल को लात मारता हूं तो क्या होगा? फुटबॉल उड़ता हुआ जाएगा और दोबारा ग्राउंड पे ही गिर जाएगा। ये है प्योर प्रोजेक्टाइल या ऑब्लिक प्रोजेक्शन। लाउंच पॉइंट एंड टारगेट पॉइंट दे बोथ आर लाइन एट द सेम एलिवेशन, ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है। हाँ, अगर मैं फुटबॉल को किक मारता हूं और वो सामने वाले घर के फर्स्ट फ्लोर की खिड़की को तोड़ के अंदर चला जाता है, इम्प्योर प्रोजेक्टाइल होता है ना ऐसा। अभी अगर फुटबॉल को किक मारता हूं वो छत से नीचे आ जाता है, इम्प्योर प्रोजेक्टाइल। क्यों? लॉन्च पॉइंट ऊपर, टारगेट पॉइंट नीचे, या पहले वाले केस में लॉन्च पॉइंट नीचे, टारगेट पॉइंट ऊपर। तो मेरा बेटा ये जितने फॉर्मूले आपके सामने लिखे, हाइट का, रेंज का, टाइम का, ये सारे फॉर्मूले किसके लिए हैं? ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके ऑब्लिक प्रोजेक्शन के लिए हैं, याद रखिएगा, या इसको हम प्योर प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ठीक है मेरा बेटा, उम्मीद है यहां तक कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। ठीक है मेरा बेटा, चलो आगे देखो। अब हम सवाल स्टार्ट करते हैं और उसी के साथ चीजों को समझते हुए चलना शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो मेरा बेटा क्या कह रहा है हमारे पास ये सवाल। आपको कह रहे हैं अ लॉन्ग जंपर लीव्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब समझो जरा। आपको कह रहे हैं लॉन्ग जंपर है। लॉन्ग जंपर आजकल वैसे भी ओलंपिक्स हो रहे हैं, आपने देखा होगा, पीछे से भागते हुए आते हैं, एक लंबी छलांग मारते हैं। ठीक है, तो कहता है लीव्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज टू द हॉरिजॉन्टल, ये आपको थीटा दे दिया, एंड एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और आपको स्पीड भी दे दी कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई वी नॉट। वी नॉट क्या होता है मेरा बेटा? इनिशियल स्पीड जिससे प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया। वी आपके पास होती है फाइनल स्पीड। ठीक हो गया, जैसे प्रोजेक्टाइल जाके स्ट्राइक करते हैं अपने टारगेट पर। कह रहा है हाउ फार डज ही जंप, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर ऐसे भागता हुआ आता है और यहाँ पे जंप मारता है तो ऐसे 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 उड़ता उड़ता यहाँ पे आएगा। तो पूछ रहा है हाउ फार डज ही जंप। तो बेसिकली ये क्या चीज पूछ रहा है? अगर ये कह रहा है हाउ फार डज ही जंप, तो बेसिकली ये क्या पूछ रहा है मेरा बेटा? ये आपसे रेंज पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? रेंज पूछ रहा है। अब आपने रेंज के लिए क्या करना है? रेंज के लिए अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था एक। ठीक है, अच्छा, जो अगर कोई ए लेवल्स वाले बैठे हुए हैं तो मेरा बेटा अगर आप चाहो तो आप इसको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। बट बेहतर होगा आप ये फॉर्मूला याद कर लो जो आपके सिंध बोर्ड की किताब में लिखे हुए, क्योंकि उससे और भी सवाल बनते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या था भाई? वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन टू थीटा। ठीक है, अभी पढ़ा था आपने। वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10, ऊपर आ गया स्क्वायर अपॉन में जी। जी का वैल्यू अपनी आसानी के लिए आपको चाहिए 9.8, वो यूज कर लो। आपको चाहिए 10, वो यूज कर लो। जो आपको लगता है कि आप आराम से हैंडल कर सकते हो यूज कर लो। यहां आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय साइन टू थीटा। थीटा कितना दिया है? 30 डिग्री दिया। ठीक है मेरा बेटा, एक 10 से एक 10 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 10 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 60 डिग्री आपके पास आंसर। अब साइन 60 डिग्री सर कैसे निकालें?
मेरा बेटा जितने लोग एनईडी की तैयारी कर रहे हैं, कैलकुलेटर अलाउ होता है एनईडी के अंदर। जो लोग एनईडी की तैयारी नहीं कर रहे, मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बनाना सिखाया था, कोई इशू नहीं है। मैं जब ये इसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करूंगा तो उसके साथ ही मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल भी लिंक शेयर करूंगा, ठीक है? इसको देख लेना भाई। साइन 60 डिग्री मेरा बेटा आपके पास हुआ करता है √3/2 या 0.866 होता है, जिसको हम 0.867 भी लिख देते हैं एट टाइम्स, ठीक है? समझ आ गई बात की? तो ये क्या हो गया आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कैंसिलेशन कर दीजिए, क्या बनता है 5√3 मीटर। ये हमारे पास इसकी रेंज आ गई। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी की सारी कहानी अच्छे से समझ में आ गई हो, ठीक है मेरा बेटा? आगे देखो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच, ठीक है? अब आपसे पूछ रहा है कि कितनी मैक्सिमम हाइट रीच करी है। अच्छा जनाब, जो मैक्सिमम हाइट है मेरा बेटा, इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था, v²/2g इंटू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। v नॉट कितना दिया है मेरा बेटा, 10 दिया है। 2 मल्टीप्लाई बाय g कितना है, 10 है। अब साइन स्क्वायर थीटा आपने कैलकुलेट करना है। देखो गौर से, साइन 30 डिग्री मैंने लिखा है एज इट इज, और ऊपर लगा दिया स्क्वायर। ये जो बेसिकली मेरा बेटा आपको स्क्वायर नजर आता है, ये स्क्वायर साइन थीटा के ऊपर। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब यही होता है साइन थीटा का स्क्वायर। साइन के ऊपर स्क्वायर है मतलब साइन के फंक्शन पे स्क्वायर। बात समझ में आ गई? मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सारी कहानी क्लियर हो गई होगी, ठीक है मेरा बच्चा? बेहतरीन हो गया। अब क्या सीन है भाई, एक 10 से एक 10 को मार दो, क्या बना यहां पे 5 आया एज इट इज। साइन 30 डिग्री, जैसे ये साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, वैसे ये होता है आपके पास 1/2 होता है साइन 30 डिग्री। अभी आपको टेबल शेयर कर दूंगा, उसको आपको याद करना, उसके अंदर अच्छे से सिखाया हुआ है, ठीक है? तो ये क्या हो गया आपके पास 5 डिवाइडेड बाय, ठीक हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक सारी की सारी कहानी अच्छे से समझ में आ गई हो, ठीक है? क्लियर है? ठीक है मेरा बेटा, ये जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा भी हमने निकालना सीख लिया। कैसे निकालते हैं, सीधा सीधा आप क्या करोगे, आप सीधा सीधा साइन थीटा करोगे और साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर लगा दोगे। इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? चलो बेहतरीन हो गया, एच भी आ गया। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास एक सवाल और आ रहा है, क्या, अदर एंगल टू कवर द सेम रेंज, व्हाट विल बी द अदर एंगल टू कवर द सेम रेंज। अब यहां देखो जरा, हमें क्या बात समझने में, मेरा बेटा आपके पास अगर आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हो और उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी रखते हो, ठीक है, या बल्कि हम करके देख लेते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, वरना गूगल से यूज कर लेना, कोई टेंशन नहीं है फिलहाल, क्योंकि मुझे समझाना है कुछ। मैंने वेलोसिटी रखी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और एक बार मैंने θ1 रखा मिसाल के तौर पे आपके पास 30 डिग्री। अब मुझे θ2 चाहिए। θ2 मुझे चाहिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ θ1। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं मेरा बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपके पास वो एंगल्स होते हैं जिनका सम आपके पास कितना होता है, 90 डिग्री होता है। बचपन में यकीनन आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर रेंज सेम आती है, ये प्रॉपर्टी, ठीक है? मैथमेटिकली उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। अब देखो जरा यहां समझो, θ1 में θ2 को ऐड करो, आंसर क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो अल्टीमेटली ये मेरा बच्चा हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास कहला रहे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है? तो अगर मैं पूछूं कि 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो आंसर आएगा 60 डिग्री। आप बोलोगे 30 एंड 60 डिग्री दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है जनाब? चलो आगे आ जाओ। यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया मेरे पास, इसका कॉम्प्लीमेंट मेरे पास हो गया 60 डिग्री। अब मैं ये चीज साबित करने लगा हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर रेंज कैसी आती है, सेम आती है। मैं दोनों के ऊपर रेंज निकाल के देख लेता हूं। R1 इक्वल्स V0² G इंटू साइन 2θ1, ये फॉर्मूला यूज करूंगा पहले एंगल से रेंज निकालने के लिए। R2 इक्वल्स V0² G इंटू साइन 2θ2, ये फॉर्मूला यूज करूंगा दूसरे एंगल से रेंज निकालने के लिए। ऐसे ही मेरा बेटा, ठीक हो गया? अब आगे देखो जरा। अब हमारे पास अगर मैं यहां लाके पुट करता हूं, यह आया 10 जो कि V0 मैंने दोनों का माना है। अच्छा गौर से देखना, मैंने दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी सेम रखी है, चेक कर रहे हो? मैंने दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या रखी है, सेम रखी है।
10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय साइन 2 थीटा यानी कि 30 डिग्री। एक 10 से एक 10 मर गया, यह आया आपके पास 10। 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री का टेबल नहीं भी आता वो कैलकुलेशन कर सकता है, वहां से देख लें, ठीक है। यह आ गया मेरे पास 5√3 आ गया, सेट हो गया। अच्छा, कैलकुलेशन फिलहाल कैलकुलेटर से करने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी इसकी एक वीडियो मौजूद है 4-5 मिनट की, मैं भेज दूंगा। खामा बिली की लंबी होगी, वरना जाहिर सी बात है मेडिकल वाले या वो तमाम इंजीनियरिंग वाले जो एनईडी के अलावा कहीं भी अपेयर होने जा रहे हैं, ऑब्वियसली आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। ये वंस अगेन आया 10, ऊपर स्क्वायर आया फॉर्मूले का, साइन 2 थीटा 2 मल्टीप्लाई है। अब थीटा 2 कितना लिया है मैंने, 60 डिग्री लिया हुआ है, सेट है। अब एक 10 से एक 10 फिर मर गया, 10 मल्टीप्लाई है, ये क्या है, साइन ऑफ 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री आप निकालोगे तो हैरानकुन तौर पे वो भी कितना आ रहा होगा, √3/2। चेक कर लेना, ठीक है मेरा बेटा, जल्दी से चेक कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो देखो अब आगे सेम आ रहा है हमारे पास। तो मेरा बेटा यहां तक आपने क्या चीज याद रखनी है, यहां तक आपने क्या चीज नोट करनी है, या क्या चीज सीखी है आपने सीखा ये कि अगर हमारे पास सेम वेलोसिटी से दो प्रोजेक्टाइल को फायर किया जाए, अगर हमारे पास सेम वेलोसिटी से दो प्रोजेक्टाइल को फायर किया जाए और उनके जो लॉन्च एंगल हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन फॉलो कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली मेरा बेटा उनकी जो रेंज आएगी वो कैसी आ रही होगी, सेम आ रही होगी। क्लियर हो गया? यानी कि अगर मैं आपको बनाकर दिखाऊं तो ये सूरत हाल कुछ ऐसी बनती है। देखो, ये मान लो ग्राउंड है, अगर मैं 30 डिग्री पे फायर करता हूं तो ये मेरे पास 30 डिग्री पे आ रहा है। अगर मैं 60 डिग्री पे फायर करता हूं तो ये मेरे पास आ रहा है 60 डिग्री पे। फर्क नजर आ रहा है ना दोनों के अंदर, ये 30 वाला है, ये मेरे पास 60 वाला है, दोनों के पास रेंज सेम आ रही है। लेकिन गौर से देखो, दोनों की मैक्सिमम हाइट आपको नजर आ रहा है अलग अलग है, मैक्सिमम हाइट अलग अलग है। सिमिलरली दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग अलग होगा। इस वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा और इस वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट कम होगा। क्लियर हो गई ये सारी कहानी? सारा कुछ रिवाइज कर दिया, जो बेसिक से मैंने A to Z सब चीजें बता दी, ठीक है। तो ये आपके पास सारी की सारी कहानी। अब देख लो यहां पे जरा क्या कह रहा है आपको सवाल में, कह रहा है फाइंड द अदर एंगल टू कवर द सेम रेंज। आपने दूसरा एंगल बताना है इसी सेम रेंज को कवर करने के लिए। पहला एंगल देखो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। मेरा बेटा दूसरा एंगल कैसा आएगा, दूसरा एंगल होगा जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा या जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होल्ड करता होगा। कैसे निकालेंगे बेटे, एक एंगल गिवन होगा तो दूसरा एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 में से माइनस कर देंगे, तो 90 - 30, दूसरा एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री है। बोलो मेरा बच्चा, सबको समझ में आ गया? चाहे किसी ने होमवर्क किया हुआ है नहीं किया हुआ, सब समझ में आ गया? दो एंगल निकालने थे ना, दूसरा एंगल कैसे आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री से आएगा। वो उसकी मैंने आगे से रीजन बताने के लिए वो किया था सारा। क्लियर हो गया? ये आपके पास रीजन होता है भाई। तो याद रखना, अगर आपने प्रोजेक्टाइल को फायर किया है विद द सेम वेलोसिटी 2 बार और दोनों का जो लॉन्च एंगल है वो क्या कर रहा है, वो आपके पास एक अदद कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन को होल्ड कर रहा है, तो अल्टीमेटली आपके पास हमेशा हमेशा क्या होगा, सेम आ रहा होगा, ठीक है, रेंज सेम आ रही होगी। अब अगर आपको बोला जाए कि भाई फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टाइम ऑफ फ्लाइट, तो मैं उम्मीद करता हूं आप ये खुद कर सकते हो। बेटे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फॉर्मूला अभी आपको पढ़ाया था, T = V0 sin थीटा 2V0 sin थीटा डिवाइड बाय G। जब आपको बोला जाएगा मैक्सिमम निकालो तो आपने बड़ा वाला एंगल रखना है, बड़े वाले एंगल का मतलब 60 डिग्री वाला एंगल रखना है। जब बोला जाएगा छोटा वाला निकालो, मिनिमम टाइम निकालो, तो आपने छोटा वाला एंगल रखना है, यानी कि कितना रखना है, 30 डिग्री रखना है। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। और ये सारा काम आप वो जो ट्रिग्नोमेट्री का आपके साथ एक सिंपल सा लेक्चर दूंगा उसको देखकर भी कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक सारी की सारी कहानी अच्छे से, तगड़े तरीके से, बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही है। देखो मेरा बेटा, अब जल्दी से इम्प्योर प्रोजेक्टाइल को रिवाइज कर लो। इम्प्योर प्रोजेक्टाइल में क्या सीन होता है, इम्प्योर प्रोजेक्टाइल का सीन ये होता है कि आपके पास जो लॉन्च पॉइंट और टारगेट पॉइंट होता है ना, जो आपका लॉन्च पॉइंट होता है और जो आपका टारगेट पॉइंट होता है, इन दोनों की एलिवेशन में फर्क होता है। एलिवेशन में फर्क का मतलब ये एक ऊपर होता है एक कोई नीचे होता है, ठीक है, ये फर्क होता है। अब इम्प्योर प्रोजेक्टाइल के अंदर मेरा बेटा बहुत सारे केसेस हैं, जिनमें से एक केस जो मैं आपको पढ़ाने लगा हूं
वो कौन सा वाला केस है? वो मेरे पास है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला केस। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाले केस के अंदर क्या सीन है? ये मेरा बच्चा मिसाल के तौर पे मेरे पास एक अदद बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर यहां पे एक कोई बंदा मौजूद है, ठीक है। अब ये बंदा क्या करता है, ये ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली थ्रो कर देता है। हॉरिजॉन्टल थ्रो करने का मतलब ये है मेरा बेटा कि ये अलोंग एक्स एक्सिस चीज को थ्रो करता है। जब ये अलोंग एक्स एक्सिस थ्रो करेगा, इसका मतलब वी नॉट एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता होगा, या गिवन होगा या एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। और वी नॉट वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा आपके पास जब कोई भी बॉडी एक्स के अलोंग मूव करती हुई आएगी तो वाई का वैल्यू तो क्या हो जाना है? जीरो हो जाना है। अब ये बॉडी जब मूव करती हुई आएगी तो अल्टीमेटली कुछ इस तरह से मूव करती करती आके ऐसे स्ट्राइक करेगी जमीन पे। बोलो मेरा बेटा हाँ या ना? बेटे जल्दी रिवाइज करते जाओ ताकि जितना मुझे अच्छा पता चलेगा कि तुम्हें बेसिस क्लियर है, मैं उतना आगे स्विफ्ट कर जाऊं। अब इसने क्या करा, इसने ये मेरा बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर किया। सिमिलरली ये मेरा बच्चा इसने क्या करा, वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कवर कर। क्लियर हो गया? ये वो बिल्डिंग है जिसके ऊपर बंदे ने खड़े होकर चीज को क्या किया था? थ्रो किया था। क्लियर है? और ये भी मेरा बेटा हमारे पास पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है। ये कैसे पता चलता है? ये इनकी इक्वेशन से पता चलता है। आपके पास पैराबोला की इक्वेशन होती है y इक्वल्स एक्स स्क्वायर की इक्वेशन, ये पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इससे हमें ये चीज समझ में आ जाती है, ठीक है। जैसे हाइपरबोला की पढ़ाई थी ना मैंने, y इंटू एक्स इक्वल्स कॉन्स्टेंट वाले। पर वापस आ जाओ, ये मेरा बेटा हमारे पास हुआ करता है इम्प्योर प्रोजेक्टाइल। अब जरा गौर से देखना, आपके पास इन सवालों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ देखते जाओ, नजरें को यहीं पे रखो, ठीक है। मेरा बेटा हमारे पास, अब देखो गौर से, जब भी कभी आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आपके पास जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, हमें ये चीज पता है वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। क्यों वेरिएबल होता है? इसलिए कि मेरा बेटा जब भी कोई प्रोजेक्टाइल मूव करता हुआ जाता है उसके ऊपर y के अलोंग ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। बोलो हाँ या ना? ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। ग्रेविटी बोले तो वेट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एक्ट कर रहा होता है। और न्यूटन कहता है फोर्स आएगा तो एक्सेलरेशन आएगा, तो वेट आएगा तो एक्सेलरेशन आएगा। तो y वाली वेलोसिटी होती है वेरिएबल, याद रखना। क्यों? क्योंकि y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, और वो कहां पे एक्ट कर रही होती है? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली जो x वाली वेलोसिटी होती है, ये मेरा बेटा थ्रू आउट द मोशन क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्यों कांस्टेंट होती है? इसलिए कांस्टेंट होती है कि x एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। क्यों एक्ट नहीं कर रही होती? इसलिए नहीं कर रही होती कि x के अलोंग आपने कोई फोर्स कंसीडर ही नहीं करी हुई। प्रोजेक्टाइल को पढ़ते हुए हम एयर रेजिस्टेंस को वैसे ही निग्लेक्ट कर देते हैं। तो x के अलोंग कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, y के अलोंग वेट एक्ट कर रहा होता। तो याद रखना x के अलोंग एक्सेलरेशन भी क्या आ जाता है मेरा बेटा? यहां तक का सारा कार्रवाई क्लियर है? बोलो मेरा बेटा हाँ या ना? सब क्लियर है सबको? बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गई एक इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मेरा बेटा ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है किसी भी एक एक्सिस के ऊपर लग सकती है, किसी भी एक एक्सिस, चाहे एक्स पे लगा लो चाहे वाई पे लगा लो। जब आपका प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहा है तो वो एक्स और वाई दोनों पे साइमल्टेनियसली सफर करता हुआ आ रहा है। ये बात हजम हो रही है? दोनों पे भाई वो ऐसे ग्रीन वाली लाइन को फॉलो करता हुआ आ रहा है, गोया उसने एक्स वाई के ऊपर ये फासला कवर किया है और एक्स के ऊपर ये सारा का सारा फासला कवर किया। ऐसे ही है ना मेरा बच्चा, एक्स और वाई दोनों पे फासला कवर करता आ रहा है, ऐसे ही है। क्लियर हो गया? समझ आती है सारी की सारी बातें? ठीक है, आगे देखो। अगर मैं इस इक्वेशन को मेरा बेटा y पे अप्लाई करूं तो देखो ये क्या बनता है। y पे अप्लाई करने का मतलब ये है, आपके पास जो मेरा बेटा, इसने क्या मैं कह सकता हूं, y के अलोंग जो फासला कवर किया दैट इज h। बोलो हाँ या ना? अल्टीमेटली जब h कवर किया और vi की जगह पे लिख सकता हूं v नॉट y। क्या कर रहा हूं मेरा बेटा? इस इक्वेशन का मेकअप कर रहा हूं y एक्सिस के लिहाज से। मेरा बच्चा समझ आ रहा है? इस इक्वेशन का मॉडलिंग कर रहा हूं y के लिहाज से। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस टाइम किसी एक्सिस का नहीं होता, हाफ एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस t स्क्वायर। क्लियर है? अब मुझे ये चीज पता है कि जब कभी भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का केस होता है तो इसमें वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो मेरा बेटा ये क्या बन जाएगा? हाफ इंटू ए वाई कितना होता है? जी होता है, साथ में आ गया टी। क्लियर हो गया? अगर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करूं क्या बनेगा? 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2h अपॉन g विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर। यानी कि मेरा बेटा क्या बन जाएगा? t विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन g। ये आपके पास एक अदद हो गया सो कॉल्ड शॉर्ट। बात समझ आ गई? ये आपके पास कहां से निकाला आपने? वही अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके निकाला। बात समझ में आ गई यहां तक? क्लियर है?
रिवाइज हो गया सब कुछ। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं अप्लाई कर दूं किसके ऊपर, s इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर मैं इसी इक्वेशन को मेरा बेटा x के अलोंग अप्लाई कर दूं, यानी कि x एक्सिस पे अप्लाई करूं, तो क्या बनेगा, x इक्वल्स वी नॉट एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी। क्लियर है। अब हमें ये चीज पता है कि x के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, x के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो हो जाती है, यानी कि x विल बी इक्वल टू वी नॉट एक्स इंटू। क्लियर हो गया मेरा बेटा यहां तक सारी की सारी कहानी, ऐसे ही, ठीक है, समझ आ गई यहां तक सारी कहानी, एक क्वेश्चन की मॉडलिंग करना भी समझ में आ गया। क्लियर है यहां तक। चलो मेरा बेटा अब जरा सवाल देखो जल्दी से। ये हमारे पास पहला सवाल है, इसको करें, चलो इसी को पहले करते हैं। आपको कह रहा है एंड, अब मेरा बेटा गौर से सवाल सुनना और कॉन्सेप्ट्स को जो अभी हमने पढ़े हैं उनको एम्फेसाइज करने की कोशिश करना। कह रहे हैं एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 490 मीटर्स। आपके पास एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, आपके पास यहां पे एक एरोप्लेन है जो मेरा बेटा फ्लाई करता जा रहा है एट अ हाइट ऑफ 490 मीटर्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड। आपके पास मेरा बेटा, आपके पास एक एरोप्लेन जो है ना ये हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है। हॉरिजॉन्टली का मतलब है अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि 150 मीटर पर सेकंड से v नॉट एक्स आपको दिया हुआ है, आपका एरोप्लेन मूव कर रहा है। और आपको राइट नाउ इसकी जमीन से, ये मान लेते हैं हमारा जमीन है, आपको राइट नाउ जमीन से इसकी हाइट कितनी दी हुई है, 490 मीटर्स आपको इसकी हाइट गिवन। क्लियर हो गया मेरा बच्चा। आगे आपसे कहता है अ बैग कंटेनिंग अ फूड इज टू बी ड्रॉप टू द जवान्स ऑन द ग्राउंड। अच्छा, ये जो आपके पास एरोप्लेन है, इसके अंदर कोई बैग मौजूद है, वो बैग जो है ना, वो राशन जो है ना, वो आपके पास जमीन पे फौजी जवान मौजूद है, उन तक आपने वो ड्रॉप करना है। अब मुझे पहले तो एक बड़ा सिंपल सी चीज का आंसर करो, अगर मिसाल के तौर पे जवान ए पॉइंट पे मौजूद है, या ए पॉइंट पे ना जान लो जवानों को, मिसाल के तौर पे आपके पास जवान जो है ना वो यहां कहीं पे मौजूद है, इस जगह पॉइंट बी पे मौजूद है, और आपका जो एरोप्लेन है वो अभी पॉइंट ए के ऊपर है, मतलब पॉइंट ए से अगर बिल्कुल ऊपर देखा जाए तो एरोप्लेन मौजूद है, और जवान पॉइंट बी पे मौजूद है। तो मेरा बेटा आपके पास एक बात मुझे ये बताइए, जब आप ये राशन ड्रॉप करोगे तो आप कब करोगे, जब आपका एरोप्लेन बी के ऊपर आएगा या जब आपका एरोप्लेन ए के ऊपर होगा। अगर तो तुम लोगों ने पबजी खेली है तो भी समझ सकते हो, बोलो ए के ऊपर या बी के ऊपर, ए के ऊपर, बी से पहले एग्जैक्टली। वजह ये मेरा बेटा, अगर बी के ऊपर ड्रॉप करोगे तो आगे भी जाएगा। क्यों आगे जाएगा, इसलिए मेरा बेटा जब एरोप्लेन से बाहर आएगा वो, तो एक तो इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, कहां से आई भाई, प्लेन से बाहर आया ना, तो प्लेन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था, तो वो पैकेज भी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था। और एक इसे मिलेगी वर्टिकल वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मौजूद है, तो वर्टिकल वेलोसिटी भी आएगी। तो दो वेलोसिटी है, एक्स वाली वेलोसिटी आगे ले जाना चाहती है, वाई वाली वेलोसिटी नीचे आना चाहती है, तो अल्टीमेटली ये भाईजान कुछ ऐसे आ रहे हैं। बात समझ आ रही है। इसलिए कभी भी जिस पॉइंट पे ड्रॉप करना है उसके ऊपर आगे ड्रॉप नहीं करेंगे। क्लियर है। चलो अब देख लो, ये ऐसे ड्रॉप करेंगे तो यहां पे आ जाए। क्लियर है मेरा बेटा। अब हाउ फार फ्रॉम देम शुड द बैग बी ड्रॉप, आपने कितना दूर ड्रॉप करना है सो दैट इट डायरेक्टली रीचेस देम। आपसे बेसिकली ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है कितना दूर ये पैकेज ड्रॉप किया जाए ताकि एग्जैक्टली उन तक पहुंच सके। अब एक्स डिस्टेंस पूछ रहा है, मुझे मालूम करना है, मुझे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, एस इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस के ऊपर अप्लाई कर दूं मेरा बेटा उठा करके, क्या बनेगा, ये डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स आएगा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस टी आया एज इट इज, प्लस हाफ, ये क्या है एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, और साथ में क्या आ गया, टी स्क्वायर आ गया। मेरा बेटा क्लियर है। ये वाला फैक्टर क्या हो गया, जीरो। क्यों जीरो हुआ, क्योंकि एक्स के अलोंग कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। जब एक्स के अलोंग कोई फोर्स एक्ट नहीं करती तो अल्टीमेटली मेरा बच्चा क्या होता है कि आपके पास एक्सेलरेशन जीरो होती है, क्योंकि भाईजान फोर्स आता है तो एक्सेलरेशन आता है, ज्यादा फोर्स आता है ज्यादा एक्सेलरेशन आता है। ये बात तो पड़ी होगी, ठीक है। ये जीरो हो गया तो क्या बन गया, एक्स विल बी इक्वल टू वी नॉट एक्स इंटू टी। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब आपको एक्स का वैल्यू मालूम करना है। क्या मुझे वी नॉट एक्स गिवन है, जल्दी से बताओ, क्या मुझे वी नॉट एक्स गिवन है, बिल्कुल गिवन है। ये रहा, ये जो चीज गिवन है मेरा बेटा, ये क्या चीज है, ये वी नॉट एक्स ही तो है, और क्या है, ठीक है।
क्या मुझे टाइम पता है कैसे कितना टाइम लगेगा ऊपर से नीचे आने में, या मुझे टाइम नहीं पता? जल्दी बताओ, टाइम पता या टाइम नहीं पता? टाइम पता है, टाइम नहीं पता। लेकिन अब जरा गौर से देखो, मुझे ये तो पता है कि वो वाई एक्सिस पे कितना फासला कवर कर रहे हैं, तो मैं इसे थ्रू टाइम निकाल सकता हूं। कैसे? इस इक्वेशन को अप्लाई करो, या वो जो मैंने अभी पीछे फॉर्मूला लगाया था ना, वो डायरेक्टली चाहो तो डायरेक्टली लिख लेना भाई। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला, T इक्वल्स अंडर रूट 2H अपॉन G। ये हमारे साथ के बहुत सारे लोगों को ऐसे शॉर्टकट याद कराया हुआ होगा। ये मेरा बच्चा यहां से बनता है, इसको देख लो यहाँ पे आके, S इक्वल VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S डिस्टेंस कवर्ड अलोंग वाई एक्सिस, H आया, V नॉट वाई T प्लस हाफ AY T स्क्वायर। इक्वेशन की मॉडलिंग समझ में आ गई होगी। ये वाला फैक्टर हो गया 0, H आया एज इट इज, हाफ आया एज इट इज, G आया। ठीक है मेरा बेटा, साथ में क्या आ गया? T स्क्वायर आ गया। T स्क्वायर को अकेला करना है, 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2H डिवीजन में क्या आ गया? G आ गया। T स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय H कितना दिया हुआ है? 490। G कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। 1 0 से 1 0 चला गया। बात समझ आ रही है मेरा बेटा? क्लियर हो गया? अब यहां पे देखो क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 49 आ रहा है। अगर तुम अंडर रूट लोगे तो ये आपके पास टाइम आए। अब यहां पे देखो आप फंस जाओगे। क्या फंसोगे? अब जरा समझना, अगर तो आपने अंडर रूट निकालना सीखा हुआ है तो आप यहां भी नहीं फंसोगे, निकाल लोगे इसको। लेकिन मैं तुम्हें एक और चीज सिखाना चाहता हूं। अंडर रूट अच्छे से सोच के बताना, अंडर रूट 98 बताना ज्यादा आसान है या अंडर रूट 100 बताना ज्यादा आसान? जल्दी बताओ। अंडर रूट 100 बताना क्या है, ज्यादा आसान है? अब देखो जरा यहां पे, अगर मैं यहां पे ये हरकत ना करता और मैं यहां पे देखता कि जो मुझे H दिया हुआ है जिससे इस G ने डिवाइड होना है, ये 9.8 का मल्टीपल है। मैंने शायद पहले भी पढ़ाते में बताया है चैप्टर 3 के अंदर, 4.9, 9.8, 19.6, ये सारे के सारे जो है ये मल्टीपल चल रहे होते, ऐसे ही है। 27.4, 14 पॉइंट समथिंग, ये सारे के सारे मल्टीपल होते हैं। तो बेहतर होता अगर आप यहाँ पे 10 की जगह पे क्या रख लेते, 9.8 रख। देखो अब यहाँ पे कितना आसान हो जाता। अगर मैं यहाँ करता T इक्वल्स अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय H की जगह आया 490, G की जगह क्या आया 98 डिवाइडेड बाय 10। ये क्या है करा सर आपने? भाई 9.8 को मैं लिख सकता हूं ना 98 डिवाइड बाय 10। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, 2 1 जा 2, 49 जा, सॉल्व कर लेना। 49 से 49 मर गया, 10 ऊपर चला गया, अंडर रूट 100 हो गया क्योंकि यहाँ 10 बचा, ये 10 आगे मल्टीप्लाई हो गया। क्या आया यहाँ पे? 10 आ रहा है आंसर। बस समझ में आ रही है? 10 सेकंड लगे मेरा बेटा इसको ऊपर से नीचे आने में। कहाँ सॉल्व कर रहा हूँ? ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई, सारी की सारी क्लियर हो गई। इसको 10 सेकंड लगे। अब आपको ये टाइम कहाँ पुट करना था? ये टाइम आपको इस इक्वेशन में पुट करना था, लाके पुट कर दो भाई। x इक्वल वी नॉट एक्स कितना दिया हुआ है? 150 दिया हुआ है। टाइम कितना है? 10 है। क्या आंसर आया? 1500 आया। बात समझ आ गई? आपको ये सवाल सोल्व करने में कितना टाइम लगेगा? गौर से देखो, एक बार आपने अपनी सेकंड इक्वेशन में मोशन लगाई x के ऊपर, हार्डली 10 सेकंड। एक बार लगाई y के ऊपर, हार्डली 10 सेकंड। 10 सेकंड अंडर रूट निकालने के ले लो। अंडर रूट की वीडियो भी शेयर कर देता हूं आपके साथ। 30 से 35 सेकंड में ये सवाल आराम से हल हो जाएगा। ये सवाल आपके माजी में आया हुआ है, खास तौर पर जो एनटीएस के पुराने बच्चे बैठे हुए वो इस सवाल को पहचानते होंगे, आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया। बोलो मेरा बेटा क्लियर हो? देखो मेरा बेटा, अब हमारे पास जो सवाल दिया हुआ है, एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सबसे पहले तो यहीं पे देख लीजिए, 180 किलोमीटर पर आवर का हिसाब किताब दिया मेरा बेटा। 180 किलोमीटर पर आवर, अगर आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो मैं क्या करूंगा भाई? 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स होते हैं। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, 2 0 2 0 चले गए, 2 5 10, 2 18 36, यानी कि किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 5/18 से। ये बात हमने पहले भी सीखी थी। जब भी कभी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो, सिंपली आप क्या करो, 5/18 से मल्टीप्लाई करो। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना हो तो 18/5 से कर दो मल्टीप्लाई, या 5/18 से डिवाइड कर। क्या बना भाई? 180 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 18, तो 18 1 जा 18, 10 जा 10 5 जा कितना आया जनाबे वाला? 50 आ गया। ये आपके पास स्पीड है। वाइल, अच्छा वही वाला सवाल है भाई, 490 मीटर है। लो भाई, बकरी तरीन क्वेश्चन है।
अब तुम चाहो तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो, E इक्वल्स टू H डिवाइडेड बाय G। वंस अगेन इसको 9.8 ले लेना, सिंप्लीफाई रहेगा। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, अक्सर यहाँ पे दिया हुआ नहीं होता, जब नहीं दिया हुआ होगा तो आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप करेक्ट वैल्यू को यहाँ पे रखो। करेक्ट से मुराद ऐसी वैल्यू का चूज करना है जिसके ऊपर आंसर अच्छे से आ जाए, ठीक है। इसका आंसर वही 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 आएगा, बस खत्म हो गया। अब टेंशन ही क्या बच गई आपकी, बस समझ में आ रही है। x इक्वल वी नॉट एक्स इंटू टी अभी निकालना सिखाया था, s इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, ठीक है। अब वी नॉट एक्स कितना है, 50 दिया हुआ है, ये रहा। टाइम कितना है, 10 है, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आ रहा, 500 मीटर हमारे पास आंसर। क्लियर हो गया, बकरी सी चीज थी, ठीक है। अब इसी में मेरा बेटा वो आपसे एक सवाल और पूछता है, चलो उस सवाल को भी कर लेते हैं। यहाँ तो नहीं पूछा हुआ, लेकिन चलो मैं मान लेता हूँ कि उसने पूछा हुआ है, तो मैं ये सवाल भी यहाँ पे आपको हाथ के हाथ ही करा दूंगा, ठीक है। जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक तो आपने उसको बता दिया कि उसको टाइम कितना लगा, आपको पता चल गया जनाबे वाला इसको जो टाइम लगा, मेरा बच्चा जरा गौर से सुनना, इसको जो टाइम लगा वो कितना लगा, 10 सेकेंड का टाइम लगा। फिर आपको ये भी पता चल गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 500 मीटर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, पल्ले पड़ गई बात। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, यहां से प्रोजेक्टाइल को ड्रॉप किया गया और प्रोजेक्टाइल आपका इस तरह से मूव करता 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 मान लीजिए यहां पे आ गया, ये आपके पास वो ग्राउंड है जिसके ऊपर आ रहा है। जब मैं कह सकता हूं स्टार्ट में इसकी वी नॉट एक्स की वैल्यू 0 थी, ओह 0 कहां थी, जो गिवन वैल्यू थी वो वी नॉट एक्स की वैल्यू थी, और वो कितनी गिवन थी, 180 किलोमीटर पर आवर। इसको जो मैंने कन्वर्ट किया था, मेरा बेटा मेरे अलावा तुम्हें भी कुछ समझ में आ रहा है, वो कितना था, 50 मीटर पर सेकेंड। और स्टार्ट में वी नॉट वाई का वैल्यू 0 था, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे आएगा तो वी नॉट वाई का वैल्यू चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, मेरा बेटा अगर मैं कोई भी पेन या कोई चीज ड्रॉप करता हूं तो वेट कहां एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड, तो उसके ऊपर फोर्स लग रही है, ठीक है, उसके ऊपर क्या कर रही है, फोर्स एक्ट कर रही है। जब फोर्स एक्ट कर रही है अल्टीमेटली उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, बढ़ती जा रही होगी। तो जब यहां पे आके स्ट्राइक करेगा तो इसकी कुछ वाई वाली वेलोसिटी भी होगी और इसकी कुछ एक्स वाली वेलोसिटी। क्लियर हो गया, क्या मैं ये कह सकता हूं जो इसकी एक्स वाली वेलोसिटी होगी ये तो वही होगी जो इनिशियली इसके पास थी, बोलो मेरा बेटा हाँ या ना, एक्स वाली वही वेलोसिटी होगी जो इनिशियली इसके पास थी, हाँ या ना। क्यों, क्योंकि मेरा बेटा इसलिए क्योंकि वाई वाली वेलोसिटी, एक्स वाली वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हुई ना, वाई वाली वेलोसिटी सिर्फ क्या हुई है, चेंज हुई है। क्लियर हो गया, तो एक्स वाली वेलोसिटी तो कितनी होगी, 50 मीटर पर सेकेंड होगी, यानी कि मैं कहूंगा दिस इज वी एक्स, वी एक्स कहलाता है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस। अब अगर आपको फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या करोगे, आप फर्स्ट इक्वेशन यूज करोगे, वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए इंटू टी, ठीक है मेरा बेटा, ये हो जाएगा। अब क्या करा आपने, v इसको मैं y एक्सिस के ऊपर उठा के डाल दूंगा तो मेरा बेटा क्या बनेगा, वी वाई विल बी इक्वल टू, वी वाई से मुराद फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, यहां क्या आएगा, v नॉट y इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस प्लस ए वाई इंटू टी। क्लियर हो गया मेरा बेटा, यहां तक सारी की सारी कहानी। वी वाई निकालना है, वी नॉट वाई कितना था, 0 था, क्लियर है। ए वाई यहां पे कितना आ गया, 10 आ गया, साथ में टाइम कितना है मेरा बेटा, टाइम कितना है, 10 है, तो 10 10 से कितना आ गया, 100 मीटर पर सेकेंड। अब अमूमन एग्जामिनर जब ऑप्शन देगा तो यहां पे कहता है माइनस साइन लगा, मेरा बेटा माइनस साइन लगाने की सिर्फ एक रीजन है और वो ये कि ये चूंकि x प्लस एक्सिस होता है, ये चूंकि x माइनस एक्सिस होता है, इसी तरह ये y प्लस होता है, ये y माइनस। अच्छे से सोच समझ के मुझे बताओ, जब प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पे आके जमीन को स्ट्राइक करेगा तो जो उसका y वाली वेलोसिटी होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड होगी या अपवर्ड डायरेक्टेड होगी, बोलो भाई। x वाली तो सीधे हाथ की तरफ है, यहां भी सीधे हाथ की तरफ है, यहां भी सीधा हाथ है, यहां भी सीधा हाथ है। y वाली का कहां होगा, यहां नीचे होगा, ऐसे बढ़ना शुरू होगा यहां आके स्ट्राइक। बोलो मेरा बेटा समझ में आ रही है ये बात, तो चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन पे होगा इसलिए यहां पे एक अदद क्या साइन आ रहा है, माइनस साइन। दिस माइनस साइन इज सिंपली इंडिकेटिंग दैट द वर्टिकल वेलोसिटी इज अलोंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन जब वो स्ट्राइक कर। बोलो मेरा बेटा क्लियर हो गई सारी की सारी कार्रवाई। ग्रेविटी के साथ माइनस साइन लगाते हैं उस वक्त लगाते हैं अगर आप वेक्टर अप्रोच कंसीडर करो, अभी तक मैंने वेक्टर अप्रोच कंसीडर नहीं की। अब एक मेरे पास लकीर का फकीर बोल रहा है कि सर 180 क्यों नहीं ली 50 की जगह,
मेरा बेटा आके फाड़ फाड़ के जरा वहां पे यूनिट चेक करना, यूनिट क्या लिखी हुई है वहां पे, 180 किलोमीटर पर आवर है। अबे ऐसा यूनिट के अंदर किलोमीटर पर आवर नहीं लेते, मीटर पर सेकंड लेते। समझ आ गई? अब आंखों में पोलियो के कतरे डाल लेना ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। अभी वेक्टर अप्रोच सिखाता हूं, समझ में आ जाए। वेक्टर अप्रोच के अंदर हम लिया करते हैं, ठीक है। वेक्टर अप्रोच के अंदर हम ए वाई को माइनस जी लेंगे, अभी आते हैं उसके। क्लियर हो गया? बेहतरीन हो गया। अब मेरा बेटा ये सवाल कैसे पूछेगा, अभी आगे सवाल दिखाऊंगा, बहुत सारे सवाल आए हुए इसके अंदर। आपसे मैं पूछता है, बताइए फाइनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यहां पूछेगा फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इस तरह से आप निकाल सकते। मेरा बेटा अच्छी से समझ में आ गई सबको सारी चीजें? परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज भी पूछता है आपसे, ये भी पूछता है फाइंड द नेट वेलोसिटी। नेट वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। आपको याद है कि हम रिजल्टेंट कैसे निकाला करते थे वेक्टर्स के अंदर? F इक्वल्स अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर करके निकालते थे, याद है? F इक्वल्स अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। V इक्वल्स अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स कहाँ है? ये रहा वी एक्स 50। वी वाई कहाँ है? वी वाई ये रहा। तो आप 100 का स्क्वायर लोगे, सेट हो गया, 10,000 आएगा। सिमिलरली आप 50 का स्क्वायर लोगे, 2500 आ रहा होगा, और दोनों को जमा करोगे और इनका अंडर रूट लोगे। अंडर रूट कैसे निकालना है विद इन 30 सेकेंड्स, ये भी सिखाया हुआ है। नहीं सीखा हुआ मैं फिर से रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, उसको देख लेना मेरा बेटा। क्लियर हो गया? ये तरीका समझ में आ गया? बोलो मेरा बच्चा हाँ या ना। यहां तक क्लियर है? ये 5 चीजें पूछी जाती है। टाइम कितना लगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया, और फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, फाइनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, नेट वेलोसिटी विद विच द स्टोन या पैकेज विल स्ट्राइक द ग्राउंड वो कितना। अब एक सवाल अक्सर आता है, सर ये जो x का डिस्टेंस है इसको आप x से क्यों शो कर रहे हैं, r से शो क्यों नहीं कर रहे? मेरा बेटा इसीलिए शो नहीं करते क्योंकि जो r है ना, रेंज, ये आपके पास एक स्पेसिफिक कीवर्ड है जो हम तब लेते हैं जब हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन की बात करते हैं, जिसमें लॉन्च पॉइंट टारगेट पॉइंट सेम होता है। यहां पे ऐसा होता ही नहीं है, इसलिए इसको रेंज नहीं कहते। कहने को आप कह सकते हो कि भैया ये भी तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसको रेंज कह दो आप, बट ये रेंज के साथ बैठता नहीं है। अभी आगे की जब वो आएगी ना सवाल, तो उसमें आपको वाजे तौर पे नजर आ जाएगा इसको रेंज ही नहीं कह रहा था। इसलिए इसको एक्स पे कवर होने वाला डिस्टेंस कहते हैं, उसको वाई पे कवर होने वाला डिस्टेंस कहते हैं। वो जो मैंने वहां पे एच लिखा है वो भी आपको अच्छी किताबों में एच नहीं दिखेगा। यहाँ पे जो मैंने भी यहाँ दिखाया था ना आपको कहीं पे, ये देखो यहाँ दिखाया था, ये वाले डिस्टेंस को अगर मैं कहीं एच कहता हूँ ना, अच्छी किताबों में एच नहीं दिखेगा, अच्छी किताबों में इसे वो वाई कह रहे होंगे। तो बेहतर है आप भी ऐसे ही रहो। एच को रखो मैक्सिमम हाइट के लिए, आर को रखो रेंज के लिए ऑब्लिक प्रोजेक्शन, y को रखो वर्टिकल डिस्टेंस इन केस ऑफ इंप्योर प्रोजेक्टाइल, x को रखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन केस ऑफ इंप्योर प्रोजेक्ट। मेरा बेटा यहां तक सबका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर? देखो मेरा बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और मेरा प्यारा बेटा, जिस तरतीब में मैंने बताया है ना, उसी तरतीब में आपने सॉल्व करने में एक बार फिर से समराइज कर दो। देखो मेरा बेटा, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का टेबल आपको आना चाहिए, स्क्वायर रूट निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये सवाल आपका हंसते खेलते सॉल्व हो जाएगा। जैसे बताया वैसे करना, ना सॉल्व हो मुझे बताना, मैं जिम्मेदार हूं, ठीक है। आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ, अच्छा ये सवाल ना देखने में मुश्किल लगते हैं वरना इंतहाई आसान। आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को मेरा बेटा एक बार अप्लाई करना है एक्स पे, एक बार अप्लाई करना है वाई पे। जब वाई पे अप्लाई करोगे ये वाला फॉर्मूला आएगा, टी इक्वल्स अंडर रूट 2h अपॉन जी। एक्स पे अप्लाई करोगे ये फॉर्मूला आएगा, एक्स इक्वल वी नॉट एक्स इंटू टी। एक्स वाली वेलोसिटी थ्रू आउट सेम रहती है, वाई वाली वेलोसिटी चेंज हो रही है। फिर आपने एक बार वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को, सॉरी ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को 2 बार अप्लाई करना है, एक बार एक्स पे एक बार वाई। एक्स वाले के लिए मेरा बेटा ये बन जाएगा वी एक्स विल बी इक्वल टू वी नॉट एक्स, क्योंकि एक्स वाली वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती है। वाई के लिए बन जाएगा वी वाई विल बी इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस ए वाई इंटू। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? समझ आ गई कहानी? जब आप वाई वाली वेलोसिटी निकालोगे और उसके आखिर में माइनस साइन आ रहा है, तो माइनस साइन सिर्फ ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपके पास ये कंपोनेंट किसके अलोंग है, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है या डाउनवर्ड डायरेक्टेड। और अगर आपको टोटल वेलोसिटी पूछी जाए फाइनल, तो क्या बोलोगे, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई। बोलो मेरा बच्चा, ये 5 चीजें यहां पे निकाल लोगे,
यहाँ पे आपसे x पूछ रहा है, इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, 2 चीजें हो गई। यहाँ आपसे vx vy पूछ लिया, 4 चीजें हो गई। ये आपसे v भी पूछ लिया, 5 चीजें पूरी हो गई। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते, ठीक है। ये आपकी किताब का सिंध बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 1 है। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर करना है, आराम से होगा सॉल्व, मैंने खुद सॉल्व किया हुआ इसलिए बता, ठीक है। देखो मेरा बेटा, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अभी तक हम लोगों ने ना बेसिक केसेस डिस्कस कर लिए। एक मेरे पास था प्योर प्रोजेक्टाइल वाला केस, एक मेरे पास था इम्प्योर प्रोजेक्टाइल वाला केस। अब इम्प्योर प्रोजेक्टाइल के अंदर मेरा बेटा मेरे पास 2 फर्दर केसेस बन जाते। एक तो मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला बता दिया। अब जैसे अभी दरमियान में एक बच्चा पूछ भी रहा था, सर के क्या लाजमी है कि आपके पास हमेशा जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ही हो? नहीं, कोई लाजमी नहीं है। अब ये देखो, ये आपके पास केस आ गया। अब यहां देखो मेरा बेटा क्या सीन, यहां पे आपके अगर और से देखोगे, यहां पे आपके पास एक बिल्डिंग दी हुई है। ये बिल्डिंग जाहिर है किसी ना किसी जमीन के ऊपर होगी, ये मेरे पास जमीन दे दी, ठीक है मेरा बेटा। आपको कहता है बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। ये इसने आपको दे दिया विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कितना एंगल दिया हुआ है? 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है विद द हॉरिजॉन्टल। अब आपने यहां से मेरा बेटा जो बॉल को प्रोजेक्ट किया वो इस तरह से प्रोजेक्ट किया। अब आपको पहले 2 केसेस के अंदर फर्क नजर आ रहा है यहां और मतलब पहले वाले 2 केसेस में जो पढ़े। अब गौर से देखो, अब जो आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया वो कुछ ऐसे किया है, ठीक है। ये कुछ वेलोसिटी दी हुई है। अब अगर मैं यहां पे एंगल देखूं तो मेरा बेटा यहां पे ये कुछ आपके पास v नॉट एक्स है, ये एंगल दिया हुआ है आपको यहाँ पे 30 डिग्री का, और कुछ मेरा बेटा यहाँ पे क्या है आपके पास v नॉट वाई है। यानी कि आपको यहाँ पे 2 कंपोनेंट दिए हुए। अब ये इम्प्योर प्रोजेक्टाइल तो है, लेकिन ये वो नहीं है जो हमने पढ़ा हुआ है। बोलो मेरा बेटा, यहां तक क्लियर हो गया? हाँ या ना? उसमें मैं भी आता हूँ, वो वाला आपको भी होमवर्क देना है, तब लेना उसको, ठीक है। तो ये अलग, ये तीसरा केस है। इन 3 केसेस के अलावा आपके कोर्स के अंदर कोई चौथा केस नहीं है, ठीक है। अब इसको आप प्योर प्रोजेक्टाइल तो नहीं कह सकते क्योंकि ये आपका लॉन्च पॉइंट है, ये आपका टारगेट पॉइंट है। अब मेरा बेटा हमने इसको करना है सॉल्व। अब देखो, ये अक्सर लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि इसको यहां तक कैंसिल कर देते हैं। बोलते हैं कि भाई इस पॉइंट को मानो ओ, इसको मानो ए। बोलते हैं यार ओ से लेके ए तक जो है ना प्योर प्रोजेक्टाइल हो गया, और ए से लेके ये मान लो बी है, ए से लेके जो बी है ये आपका हो गया इम्प्योर प्रोजेक्टाइल। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? मैं कह रहा हूं अक्सर लोग कहते हैं इसको 2 हिस्सों में सॉल्व कर लो। ओ से लेके ए तक को मान लो प्योर प्रोजेक्टाइल, ए से लेके बी तक को मान लो इम्प्योर प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल वाला। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि देखो, अभी जो आपने पढ़ा वो क्या था, ये ओ से लेके ए तक को तो प्योर प्रोजेक्टाइल करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन जो अभी पीछे इम्प्योर प्रोजेक्टाइल का आप केस पढ़ के आए हो उसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है और वर्टिकल वेलोसिटी क्या हुआ करती है? 0 हुआ करती है। क्लियर है? अब अगर मैं ए को, ए से लेके बी तक को दूसरा केस मान रहा हूं, तो देखो ए पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, कुछ यहाँ पे y वाला कंपोनेंट भी होगा और कुछ यहाँ पे x वाला कंपोनेंट भी होगा। बोलो हाँ या ना? और वही होंगे ये y और x वाले कंपोनेंट जो स्टार्ट में थे। कुछ याद आ रहे? वही होंगे जो कहां पे थे, जो स्टार्ट में थे। बोलो मेरा बेटा, क्लियर हो गया? वी वाई एग्जिस्ट कर रहा है तो आप इसको वहां पे लेके जा ही नहीं सकते, तो इसको तो आपने कर दिया साइड पे। क्लियर हो गया? ये मैंने हटा दिया यहाँ पे। इसका मतलब मैं यहां पे नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये जरूर कर सकता हूं कि ये वाला जो मेरा पॉइंट है इसको मैं ए पॉइंट का नाम दूं। अब मैं कह रहा हूं, गौर से देखना, ओ से लेके ए तक मेरा हुआ प्योर प्रोजेक्टाइल, और ए से लेके बी तक जो अभी पीछे पढ़ के आया ना मैं, इम्प्योर प्रोजेक्टाइल ये हो। बोलो मेरा बेटा, ये कर सकता हूं। ओ से ए तक हुआ प्योर प्रोजेक्टाइल, ए से बी तक हुआ इम्प्योर प्रोजेक्टाइल, वही वाला जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला था जिसमें वी नॉट एक्स एग्जिस्ट कर रहा था, जबकि आपका वी नॉट वाई क्या था? 0। बोलो भाईजान, क्लियर हो गया? क्यों? इसलिए मेरा बेटा, जब आपका प्रोजेक्टाइल यहां से ऊपर की तरफ जाएगा तो मैक्सिमम हाइट पे जाके वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक्स वाली वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी। बोलो मेरा बेटा, यहां तक क्लियर है? हाँ या ना? ओ से ए तक प्योर ऐसे हुआ कि मतलब आपके पास क्या सीन था, देखो ओ से ए तक प्योर ऐसे, अभी आपको पढ़ाया था ना, ये आपके पास प्योर प्रोजेक्टाइल है। अब इसमें से आप सिर्फ पहला हिस्सा काट, ये इतना हिस्सा काट के ये वाला हिस्सा देखो, क्या ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, क्या ओ से ए तक में आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है? चेक करो, दिख रहा है? बस इसकी बात कर रहा हूं मैं। क्लियर हो गया यहां तक मेरा बेटा? बोलो हाँ या ना?
देखो मेरा बेटा, जो हमारे पास कहानी चल रही थी, देखो ये मेरा बेटा हमारे पास बिल्डिंग दी हुई है, ठीक है। ये बिल्डिंग जो ऐसे किसी फ्लोर के ऊपर मौजूद है। आपने प्रोजेक्टाइल को यहाँ से इस तरह से फायर किया, ये आपका प्रोजेक्टाइल उड़ता हुआ इस जगह पे, किसी जगह पे आके स्ट्राइक, ठीक है। अब मेरा बेटा इसको करने का एक तरीका तो क्या है, ये आपका ओ है, करोगे आप ही लोग, मैं बता रहा हूँ। ये आपका ये पॉइंट है, मैंने कहा ओ से लेके ए तक का जो पॉइंट होगा, ये मेरा बेटा आपके पास हो गया प्योर प्रोजेक्टाइल। क्यों हो गया प्योर प्रोजेक्टाइल? क्योंकि ए वो पॉइंट है जहां पे आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ने हो जाना है जीरो, और आपके पास ऐसे सिर्फ एक्स वाला कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा। तो ए से लेके बी तक ये आप मान सकते हो कि ये आपके पास इम्प्योर प्रोजेक्टाइल वाला केस है। और ये कौन सा इम्प्योर प्रोजेक्टाइल है? जिसके जो वही जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला था, ठीक है। अब आपको मेरा बेटा देखो पहला सवाल क्या दिया, आपको पहला सवाल क्या दिया हुआ, आपको कह रहे हैं फाइंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। गौर से सुनो और मुझे बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं अगर मैं ओ से ए तक का टाइम निकाल लूं और मैं ए से बी तक का टाइम निकाल लूं, तो दिस विल बी द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट? बोलो हाँ या ना, हो सकता है ऐसा? अच्छा, अगर मुझे ओ से ए तक का टाइम निकालना है, मेरा बेटा तुम लोग रिस्पॉन्स बिल्कुल मजेदार नहीं, अगर मुझे ओ से ए तक का टाइम निकालना है, ये वाला टाइम, तो ये क्या कहलाएगा मेरे पास? क्या मैं कह सकता हूं ये कहलाएगा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट? हाँ या ना? क्या कहलाएगा ये? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ऐसे ही है। यानी कि ये बनेगा टी विल बी इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अब वी नॉट कितना दिया हुआ है? वी नॉट दिया हुआ 20, साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। जी कितना आ गया? क्लियर हो गया, 2 से 2 मर गया। क्या आंसर आया आपके पास? 1 सेकेंड। मेरा बेटा क्लियर है? 1 सेकेंड आपके पास यहां तक आ गया, ठीक है, यहां तक आ गया। अब ए से बी तक का आपको टाइम चाहिए। ए से बी तक का जब आपको टाइम चाहिए, अभी अभी आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, T इक्वल्स √2h/g, ये फॉर्मूला पढ़ाया था अभी हमने। इसमें h की जगह पे क्या लिखते हैं? वो हाइट जिससे वो नीचे आ रहा है। आपको सवाल में मैंने जो हाइट दी हुई है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग दी हुई है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग तो ये रही 45 मीटर्स। क्या आपका प्रोजेक्टाइल इतनी हाइट से नीचे आ रहा है, या गौर से देखो ये वाली हाइट भी कवर करता हुआ आ रहा है? बोलो, ये जो मैंने एच प्राइम शो करी है, क्या ये भी कवर करता हुआ आ रहा है? हाँ या ना? आ रहा है, नजर आ रहा है, एच प्राइम भी कवर कर रहा है। अगर मुझे एच प्राइम निकालनी है, तो मैंने ओ से ए तक वाले को जो प्योर प्रोजेक्टाइल कंसीडर किया है, क्या मैं कह सकता हूं ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लग जाएगा? यहाँ पे मैक्सिमम हाइट क्या है? वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g इंटू साइन स्क्वायर थीटा। वी नॉट देखो कितना दिया हुआ है? 20, 20 के स्क्वायर का मतलब 20 इंटू 20 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय जी में कितना आया? 10 आया। साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है? साइन की जो भी वैल्यू आ रही है उसके ऊपर स्क्वायर कर, एक जीरो से एक जीरो चला गया, एक टू से एक टू चला गया, क्या आया भाईजान? यहाँ पे आया आपके पास 20 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 का स्क्वायर। साइन 30 कितना होता है? 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना है? 1/4। सिंप्लीफाई कर लो, 4 5 से कितना होता है? 20। गोया कि क्या आ रहा है मेरा बेटा? 5 मीटर आ रहा है। बोलो यहां तक क्लियर है? यानी कि एच प्राइम भी कवर करके आया। बच्चे समझ आ गया यहां तक सबको सारी कार्रवाई? अब अगर मैं पूछूं टोटल हाइट कितनी कवर करी, तो भैया 5 मीटर ये वाली कवर करी, 45 मीटर ये वाली करी, तो मैं यहाँ क्या डालूंगा? मैं बोलूंगा टी विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 45 इसकी 5 इसकी, तो 45 + 5 कितना हुआ? 50 हुआ, अपॉन में जी का वैल्यू। अब मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे 9.8 लेना मुश्किल कर देगा, तो ये आया 0, 0 से 0 चला गया, 5 2 से क्या हुआ? 10 हुआ, अंडर रूट क्या आ रहा है? 10 आ। बात समझ आ गई? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया? √10। √10 को जब तुम निकालोगे तो ये तकरीबन 3.1 सेकेंड आएगा। बोलो मेरा बेटा यहां तक सबको सारी कहानी क्लियर है? मैंने ओ से लेके ए तक को प्योर प्रोजेक्टाइल माना, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट निकाला, फिर ए से लेके बी तक को इम्प्योर प्रोजेक्टाइल माना, और उसके अंदर वही जो भी शॉर्टकट ड्राइव किया था, T इक्वल्स √2h/g, उससे मैंने निकाल लिया। क्लियर हो गया? बिल्कुल इसके अंदर 1 ऐड भी होगा, सॉरी बिल्कुल 1 ऐड भी होगा। अबे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है ना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो ये जो ऊपर जाने का भी टाइम है और नीचे आने का भी है, तो √10 जो है वो ए से बी तक आने का है। बिल्कुल सही मेरा बच्चा, मैंने बोंगी मार दी थी वो, और यहाँ कहीं निकाला था ना वो, ये 1 सेकेंड, तो 3.1 + 1 तकरीबन ये 4.1 समथिंग आ रहा है। मेरा बेटा क्लियर हो गया यहां तक की सारी कार्रवाई? बोलो हाँ या ना? क्लियर है? अब देखो मेरा बेटा आपने क्या निकालना है, अब आपको बोलना है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टोन जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। अब यहां सब्र तहम्मुल से सुनना।
स्पीड ऑफ द स्टोन निकालनी है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है। देखो जरा मेरा बेटा, जो स्पीड ऑफ द स्टोन आपने निकालनी है, v इक्वल्स अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ऐसा ही होगा। वी एक्स से क्या मुराद है? फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। वी वाई क्या है? फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ऐसे ही अगर मुझे वी एक्स चाहिए तो क्या मैं कह सकता हूं वी एक्स वी नॉट एक्स के बराबर होगा, क्योंकि मेरा बेटा एक्स के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं होती। बोलो हाँ या ना? ऐसे ही है ना? अब देखो आपको यहां सवाल में क्या कहा हुआ है? 20 मीटर पर सेकेंड है, एंगल कितना दिया है? 30 डिग्री दिया। अब मुझे अगर ये चाहिए वी नॉट एक्स, तो वी नॉट कॉस ऑफ थीटा। वी नॉट कितना आ गया? अभी आपको दिया हुआ था ना, वी नॉट कितना था? 20, ठीक है। कितना आ गया? 20। कॉस 30 डिग्री कितना होता है? कॉस 30 डिग्री होता है अंडर रूट 3/, कितना आया मेरा बेटा? ये आ गया 10 अंडर रूट 3। बोलो मेरा बेटा, यहां तक क्लियर है? ये क्या आ गया मेरे पास? 10 अंडर रूट 3 मीटर पर सेकेंड आ गया मेरा वी नॉट एक्स। आखिर में भी यही क्लियर है मेरा बच्चा? अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए फाइनल वेलोसिटी। अभी अभी सीखा था इम्प्योर प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए इंटू। क्लियर है? अगर मैं इसको वाई एक्सिस के ऊपर अप्लाई कर दूंगा, इस पे अप्लाई कर दूं वाई एक्सिस पे, तो मेरा बच्चा क्या बनेगा? ये वी वाई विल बी इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ऐसे ही है। अब मेरा प्यारा बच्चा, मैं ये पूरी की पूरी इक्वेशन अप्लाई करने लगा हूं ए से लेके बी तक पे। क्यों मेरा बेटा? अब जरा इसका बिहेवियर समझ लीजिए, क्यों ऐसा हुआ। देखो हमने ये चीज पढ़ी थी कि ऊपर की तरफ जाते हुए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कम होता है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। ए पे आके वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, फिर ए से बी की तरफ आते हुए वर्टिकल कंपोनेंट दोबारा क्या होगा? बढ़ना शुरू होगा। बोलो मेरा बेटा, यहां तक क्लियर हो गया? हाँ या ना? क्लियर है? समझ आ गई? इसलिए ए से लेके बी तक नहीं है, और टाइम भी ए से लेके बी तक वाला लूंगा, याद रखना ये चीज। क्लियर है? आ जाओ अब जरा। वी नॉट वाई ए पे कितनी है? 0। ए वाई कितना है? 10। और टाइम, सिर्फ टाइम ए से लेके बी तक का टाइम कितना आया मेरा बेटा? ए से लेके बी तक का टाइम आया अंडर रूट 3। मेरा बेटा ये सारे पॉइंट मेरे अलावा तुम्हें भी समझ में आ रहे हैं कि टाइम कौन सा ले रहा हूं मैं? ठीक है। वेलोसिटी मिनिमम होती है वर्टिकल कंपोनेंट ए पे 0 हो जाए। क्लियर है मेरा बेटा? यहां आ गया अंडर रूट 3। अल्टीमेटली ये मेरे पास क्या बन गया? 10 अंडर रूट 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया मेरा बेटा? समझ में आ गई यहां तक सारी की सारी कहानी? बोलो हाँ या ना? बोलो मेरा बेटा, क्लियर है? 10 अंडर रूट 3 आ गया। अब आप इसकी फाइनल वेलोसिटी भी मालूम कर सकते हो। v विल बी इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वी वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर आ जाए। ठीक है मेरा बेटा? कोई टेंशन यहां तक? बेहतरीन होगी। अब फाइनल इसका देखो जल्दी से हमारे पास इसका, वेयर डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। वेयर डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड का मतलब ये, मान लो ए पॉइंट के ऊपर से थ्रो किया, बी पे जाके स्ट्राइक कर रहा है। अच्छा इसको ए ना, इसको एक्स कह दो। एक्स के ऊपर से थ्रो किया, बी पे जाके स्ट्राइक कर रहा है। मेरा बेटा ये आपको मालूम करना है। कैसे निकालेंगे? क्या नजर आ रहा है कि आपको एक्स एक्सिस के अलोंग वाला डिस्टेंस निकालना है? जब आपको एक्स के अलोंग का डिस्टेंस निकालना है, जब आपको एक्स के अलोंग का डिस्टेंस निकालना है, तो आप वही काम करोगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे। एस इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको आप उठा के लगा दो एक्स के अलोंग, एक्स विल बी इक्वल टू वी नॉट एक्स इंटू टी बन जाएगा। एक्स का एक्सेलरेशन 0 होता है, इसलिए ये वाला फैक्टर खत्म ही हो गया। अब मुझे कोई बता सकता है, अच्छे से सोच के बताना, यहां टाइम कौन सा रखूंगा? ओ से ए तक जाने का, ए से बी तक जाने का, या टोटल टाइम? अच्छे से सोच के बताओ। ओ से ए तक का, ए से बी तक का, या टोटल टाइम? क्या रखेंगे? एक्सेलेंट, टोटल टाइम रखेंगे, क्योंकि आपने टोटल डिस्टेंस निकालना है एक्स के। ठीक है? तो वी नॉट एक्स कितना दिया हुआ है? 10 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम कितना था आपका? टोटल टाइम आपका था 1 प्लस अंडर रूट 3। ऐसे ही था। अब सिंप्लीफाई कर लो भाई इसको। 10 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करो, रूट 3 होता है 1.732, यह आएगा आपका 17.32 आएगा।
ये आपका हो जाएगा 1 + 1.732 2.732 हो जाएगा 2.7। इनको मल्टीप्लाई कर देना आपस में, आपके पास x का वैल्यू आ जाए। बोलो मेरा बेटा, यहां तक आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गई? तो मैं आपको एक सवाल और बता दूं होमवर्क के लिए। बोलो मेरा बेटा, सबको सब कुछ क्लियर? ठीक है मेरा बेटा, चलो ये देखो अब ये √3 जो है ना मेरा बेटा, √3 नहीं है, √10 है। ठीक है मेरा बेटा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मेरा बेटा। इसको मैंने आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालना सिखाया हुआ था, आप बिल्कुल उससे भी कर सकते हो। ठीक है, वो ज्यादा आसान है, बिल्कुल वो ज्यादा आसान। ठीक है, तो अब सीन ये था कि यहाँ पे मैंने चूंकि इस वाले तरीके से ना थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं कराई थी पुरानी वीडियोस के अंदर, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे वो वाले तरीके से भी करा दिया, ताकि जिसको जो तरीका अच्छा लगे वो तरीका उसको यूज कर सकते। अगले इस सफे के अंदर आपके सामने एक अदद सवाल आ रहा है। इस सवाल की आपने क्या करना है, तस्वीर ले लो और आपने इसको सॉल्व करना है, और वो तमाम चीजें जो हमने पीछे निकाली है ना, वो आप इसको सॉल्व करना सीख लो। ठीक है मेरा बेटा, ये इसका आंसर आएगा। और जल्दी से मुझे बता दो यहां तक समझ में आ गया? मेरा बेटा मैंने तो दोनों ही तरीकों की अच्छे से प्रैक्टिस करा दी, अब तुम्हें जो अच्छा लगता है वो कर लो। क्लियर है मेरा बेटा?